बढ़ना होगा वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखना होगा। मजबूरियों को कोसने से कुछ नहीं होता, हर हाल में चलना सीखना होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रंजित शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर्यन मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डिस्कस करेंगे ट्रायंगल। आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर, फिगर्स यानी समरूप आकृति। समरूप आकृति, देखिए समरूप आकृति की बात करते हैं। कहते हैं कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका आकार बराबर हो किंतु आमाप बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसे हम समरूप आकृति कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम दो वृत्त बनाए हैं और इन दोनों वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं हम 3 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं हम 6 सेंटीमीटर। हम क्या कहेंगे, ये दोनों के दोनों वृत्त जो होंगे, दोनों के दोनों वृत्त समरूप होंगे, क्योंकि एक वृत्त है तो दूसरा वृत्त ही है। ऐसा नहीं है कि एक वृत्त है और दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। तो एक वृत्त है दूसरा भी वृत्त, इसलिए दोनों को हम समरूप आकृति बोलेंगे, ठीक। अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो दूसरा भी हम क्या बनाएंगे, ट्रायंगल ही बनाएंगे। मैटर नहीं करता है कि इसका साइज कितना होगा, मैटर ये करता है कि इसका शेप क्या है। अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी हमारा ट्रायंगल होगा, इसे हम कहेंगे समरूप आकृति, ठीक है। एक होता है कॉन्ग्रुएंस फिगर। कॉन्ग्रुएंस फिगर हिंदी क्या हुआ इसका, सर्वांग सम। सर्वांग सम आकृति, ये समझते क्या होता है। अभी हम लोगों ने समरूप के बारे में पढ़ा कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका आकार बराबर हो लेकिन आमाप बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हमारा समरूप था। लेकिन सर्वांगसम में क्या है, सर्वांगसम का डेफिनेशन कहता है कि वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका आकार एवं आमाप दोनों को दोनों क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। यदि ये 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला वृत्त है तो ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला ही वृत्त होना चाहिए, तब ये दोनों वृत्त आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे, सर्वांगसम आकृति कहलाएंगे। अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसका आमाप भी बराबर होना चाहिए और आकार भी बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे हमने कहा कि ए बी का मान है 2 सेंटीमीटर और बी सी का मान है 4 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। बनेगा 4 10? नहीं बनेगा। इन दोनों का सम हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके ले लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर, 3 2 5, ठीक है, अब बन जाएगा। तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वैसी दो आकृति जिसका आकार और आमाप बराबर हो उसे हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल बात करें तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया, 2 ट्रायंगल बनाया, इन दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांगसम तभी कह सकते हैं जब एक ट्रायंगल पे हम दूसरा ट्रायंगल को रखें और पूरा का पूरा ये कवर हो जाए, यानी नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल भी ना दिखे, तो उसे हम कहेंगे सर्वांगसम आकृति, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कवर कर लेना चाहिए, ओवरलैप हो जाना चाहिए। देखिए तो ये कैसी आकृति है, यह है हमारा सर्वांगसम आकृति। तो आई होप कि आप सर्वांगसम और समरूप के बारे में समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए कि 2 त्रिभुज हमारा कब समरूप होगा, कब सिमिलरिटी होगा। तो क्या कहता है कि 2 त्रिभुज के बारे में कि 2 त्रिभुज ABC और PQR, ये दोनों तभी हमारा सिमिलर कहलाएगा जब इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल P दोनों के दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी संगत कोण बराबर होंगे। एंगल बी किसके बराबर होंगे, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके बराबर होंगे, एंगल आर के। यानी कि पहला कंडीशन क्या कहता है, कहता है कि संगत कोण
बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी कि हमने यहाँ पे देखा एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर होगा और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। यानी ए पी के बराबर, अब बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर जाएगा, ठीक है। तो एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल सी आर के बराबर होगा। तो ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला कंडीशन कह रहा था। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि इसके जो संगत भुजा होंगे उनका अनुपात बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। corresponding side are same ratio, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए बी जो होगा, ए बी का जो रेशियो होगा वो पी क्यू के रेशियो के बराबर होगा, इक्वल बी सी का जो रेशियो होगा बी सी अनुपात क्यू आर होगा, ये इक्वल हो जाएगा ए सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा पी आर के बराबर। और ये सभी के सभी आपस में समानुपाती होंगे, ठीक है। बराबर मतलब समानुपाती। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए बी का रेशियो पी क्यू के बराबर, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर। देखिए बी सी का रेशियो क्यू आर के बराबर और ए सी का रेशियो पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो दो कंडीशन है दो ट्रायंगल को क्या होने के लिए, समरूप होने के लिए। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में कुछ नोट है। फर्स्ट नोट हम लोग करते हैं, कहता है कि यदि दो ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होगा तो वो क्या कहलाएगा। दो गो ट्रायंगल हमारे पास, इसका जो है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, ये बराबर है। एंगल यदि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेगा तो ये कहलाएगा आपका इक्वाएंगुलर ट्रायंगल। क्या मतलब हुआ इक्वाएंगुलर ट्रायंगल का मतलब, ये हो गया समान कोणिक त्रिभुज, ठीक है। मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होगा तो उसको कहेंगे हम लोग समान कोणिक त्रिभुज। दूसरा नोट क्या कहता है वो देखिए, दूसरा नोट कहता है कि यदि समान कोणिक होगा दो त्रिभुज, यदि समान कोणिक होगा दो त्रिभुज तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी का रेशियो जो है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, कब होगा बराबर, जब वो समान कोणिक होगा। पी क्यू आर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल हमारे पास है ए बी सी और पी क्यू आर। अगर ये समान कोणिक है तो इनका क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, यानी कि ए बी का रेशियो पी क्यू और ये बराबर हो जाएगा बी सी का रेशियो क्यू आर के बराबर होगा, और ए सी का जो रेशियो है वो ए सी किसके बराबर होगा, डी आर के बराबर होगा। ये आप समझ रहे हैं, ये दूसरा नोट कहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या कहता है कि यदि दो ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, यदि दो ट्रायंगल हमारा सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो 110% है
कि वो हमारा समकोणिक ही होगा। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो वो समरूप होंगे ही होंगे, लेकिन अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारा सर्वांगसम होगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ये दो ट्रायंगल हमारे पास है और ये दोनों को दोनों हमारा क्या है, ये दोनों को दोनों हमारा सर्वांगसम आकृति है। ठीक है, जो सर्वांगसम होगा वो आकृति हमारा समरूप भी होगा, लेकिन जो समरूप आकृति होगा वो सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि एक हम छोटा वाला तो ट्रायंगल ले लेंगे इस तरह से, इस तरह एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो अभी दोनों तो ट्रायंगल ही है। क्या ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये समरूप है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। ठीक, आइए पढ़ते थेल्स परिमेय के बारे में। थेल्स जो कि एक यूनान के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दो समान कोणिक के त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। क्या मतलब हुआ कि एक ट्रायंगल ABC है और ABC में किसी भी एक भुजा के समांतर यदि हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे तो ये रेखा जो होगा, ये जो ट्रायंगल बना था ABC, इनकी जिन दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे हैं, वो दोनों भुजा को समान अनुपात में डिवाइड करेगा। मतलब कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC का। यानी उन्होंने एक थ्योरम दिया, उस थ्योरम को क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये थ्योरम है। थ्योरम का ये जो है, अब इसे हम प्रूव करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, कहता है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा इन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक बात है, तो यहाँ से देखेंगे एक अनुपात में कैसे विभाजित कर रहा है, तो AD बटे DB इक्वल हो जाएगा AE बटे EC का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जो दिया है वो उस चीज़ को लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE AB तथा AC को क्रमशः D एवं E पर काटती है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ रचना करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए रचना में क्या करेंगे, तो AB पे एक लंब डालेंगे वर्टेक्स E से, और AC पे भी एक लंब डालेंगे वर्टेक्स D से। ठीक है, और B से E को मिला देंगे और D से C को मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका नामकरण कर देते हैं।
इसका नाम n रखेंगे, ये m हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने रचना किया है, ई एन लंब है ए बी पर और डी एम लंब है ए सी पर, ठीक है। ए सी खींचा और क्या किए, और हम लोगों ने बी ई और डी सी को मिलाया, ठीक है। इतना समझ रहे हैं, जो जो काम किए उस चीज़ को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में लिख लिया, ठीक। आगे देखिए, अब इसका हम परमान देने वाले हैं, परमान देंगे। तो परमान में हम क्या देखेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए डी ई में लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है। हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए, आधार क्या होता है, जिस भुजा पे भी लंब डाला जाता है वो भुजा हमारा आधार कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, ई से लंब डाला जा रहा है ए डी पे, ई से लंब डाला जा रहा है ए डी पे, तो ए डी हमारा आधार हो जाएगा, यानी ए डी गुना ई एन, ठीक है। और बात करते हैं, अब हम बात करते हैं एक और ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में बात करते हैं, डी बी ई में बात करते हैं, ट्रायंगल डी बी ई में। तो ट्रायंगल डी बी ई में आप देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फिर से आधार पूछ दिया, तो आधार तो ये होगा ना, अब हमारा देखिए इस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, यानी हमारा ई एन लंब है किस पे, ए बी पूरा पे था, तो हम डी ई बी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा डी बी और गुना ई एन, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर बनाते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2 गुना ए डी इंटू ई एन अपॉन 1/2 गुना डी बी इंटू ई एन। देखिए 1/2 खत्म, ई एन खत्म, क्या बच रहा है हमारे पास, ए डी बटे डी बी बच रहा है। इसे हम समीकरण 1 कहते हैं, ठीक है। आइए समीकरण 2 बनाते हैं, प्लेस तो है नहीं तो इधर हमको मिटाना पड़ेगा, इस जगह को थोड़ा मिटा देते हैं। तो अब बात करते हैं वो साइड से, हम ट्रायंगल लेते हैं, हम ट्रायंगल ए ई डी में। अब ए ई डी की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इक्वल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए इधर से, देखिए इधर से ए ई डी में देखिए, तो ये वाला परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये लंब है, तो ये लंब है, किस पे लंब होगा, ए ई पे लंब होगा, तो ए ई हमारा आधार कहलाएगा, यानी ए ई गुना डी एम, ठीक है। चलिए एक और ट्रायंगल अब लेते हैं हम ये वाला डी सी ई में। देखिए ट्रायंगल डी ई सी या डी, कोई दिक्कत नहीं, ई में यहाँ से इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो 1/2 और क्या होगा 1/2, इसको मिटा देते, अच्छे से कर देते आपको। ट्रायंगल डी ई सी में एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज, डी ई सी में बराबर 1/2 आधार। अब देखिए आधार हमारा क्या होगा, डी ई सी में, देखिए डी ई सी में आधार तो हमारा ई सी होगा ना, क्योंकि ये लंब जो डाला जा रहा है इसी पे डाला जा रहा है, डी एम लंब है ए सी पे, इसीलिए हम आधार यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसीलिए ई सी लेंगे। तो ई सी गुना डी एम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी
बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल 1/2 AE गुना DM बटे 1/2 EC गुना DM। तो यहाँ DM खत्म, 1/2 खत्म, क्या बच रहा है AE बटे EC। इसे समीकरण 2 कहते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को इक्वल करने से हमें ये प्रूव होगा कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखिए क्या AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC का, डेट इज प्रूव्ड। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। ये थेल्स परिमेय का ही कुछ उपपड़ी में है, उपपड़ी में इसे भी हम देख लेते हैं। ये क्या कहता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने निकाला था कि एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, A, B और C, ठीक है, और ये हो गया D और E। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या क्राइटेरिया बनाया था, हमने देखा था क्या कि AD का जो रेशियो होगा AD बटे ये DB हो जाएगा और ये बराबर होगा AE बटे EC का, यही देखे थे ना। देखिए दोनों साइड हम LHS और RHS में अगर हम 1 जोड़ते हैं यानी AD बटे DB प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, तो एलसीएम निकालेंगे, यहाँ DB बन जाएगा और ये AD बटे DB होगा, एलसीएम DB से DB। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 को इससे भाग करेंगे तो DB बचेगा, DB गुना 1 यानी DB इक्वल इधर भी EC AE प्लस EC। अब देखिए AD प्लस DB क्या होगा, देखिए AD प्लस DB बराबर हम लिख सकते हैं AB, तो यहाँ पे लिख सकते हैं AB, अब बटे DB ही रहेगा, इसको रहने दीजिए इक्वल। देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC बराबर AC लिख सकते हैं और EC रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक हमारा यहाँ से थेल्स परिमेय का रेशियो निकल गया। दूसरी बात करते हैं कि यदि हम इसको पलट दें यानी DB बटे AD बराबर EC बटे AE और बोथ साइड हम 1 ऐड कर दें, देखिए DB बटे AD प्लस 1 इक्वल EC बटे AE प्लस 1, तब क्या होगा, एलसीएम निकालेंगे तो AD बनेगा, एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा AD बनेगा। यहाँ से देखिए एलसीएम निकालें तो AD, अब क्या होगा, यहाँ पे होगा DB प्लस AD इक्वल AE AC प्लस AE। तो बताइए DB प्लस AD, देखिए DB कहाँ है, DB प्लस AD इक्वल AB होगा, ऊपर भी AB, ठीक है, और नीचे AD बराबर EC प्लस AE, EC प्लस AE बराबर AC, AC बटे AE। तो यहाँ से भी एक थेल्स का रेशियो निकल गया। तो हमने कौन कौन सा देखा, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट, ठीक, इसे पलट के लिख दिए, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। और एक हम क्या कह सकते हैं, क्या क्या हो गया, AB हो गया है, यहाँ से ये भी तो ले सकते हैं कि अब AB को भी हम नीचे रख देते हैं, इसको पलट के कर देते हैं हम, यानी 5वां नंबर पे हम कह देते हैं कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC। तो ये टोटल 5 रेशियोज हो गया है इसका थेल्स परिमेय का। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।